इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंडक्टर्स के टाइप्स, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन in conductivity and molar conductivity with concentration, graphical representation of the molar conductivity with dilution, Cahos-Laasch law and its application का डिस्कशन इस चैप्टर इस लेक्चर में करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जिनमें करंट फॉलो हो जाता है। सपोज ये कोई कंडक्टर है और हम इसे कंडक्टर इसलिए कह रहे हैं सब्सटेंस को चूंकि इसमें करंट फॉलो हो पा रहा है। करंट या इस पॉइंट से अगर पास किया जाए तो पॉइंट टू पॉइंट होता हुआ लास्ट पॉइंट तक चला जाता है। इन सच कंडीशंस इट इज सेड टू बी ए कंडक्टर। अब करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया जो कि चार्ज की फॉर्म में गया, उस चार्ज को कौन कैरी कर रहा है, यहां से यहां तक कौन ले जा रहा है? तो चार्ज कैरियर्स, चार्ज को कैरी करने वाले या तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर मेटेलिक होगा और अगर चार्ज कैरियर आयंस हैं तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट होगा। मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड यानी मेटल आयंस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आयंस के चारों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को मेटल में फ्लो करते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल की जो करंट कैरी प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट की करंट कैरी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती। टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेटल की कंडक्टिविटी इसलिए कम होती है चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो मेटल आयंस हैं जिनके चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल आयंस में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और जब मेटल आयंस वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो इधर उधर चलेंगे, ऐसे मोशन में आएंगे हल्का सा, और इसके वाइब्रेशन होने से अपना स्पेस तो नहीं छोड़ते, अपनी पोजीशन को नहीं हटते हैं, लेकिन वाइब्रेट होते हैं। जब वाइब्रेट होते हैं तो उनके वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो हिंडर हो जाता है। उसके रनिंग में, उसके मोशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड दैट इज वाई, यही रीजन है कि जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टर प्रॉपर्टी यानी करंट कैरी प्रॉपर्टी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है। मैंने शो किया है कि टेम्परेचर इंक्रीज अगर होता है तो मेटल की चार्ज कैरी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी चार्ज कैरी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? चूंकि आयंस क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज जब होता है तो आयंस ज्यादा मिल लेते हैं, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट जल्दी और कुछ ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू आयंस और आयंस का मोशन भी फास्ट हो जाता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट चार्ज कैरिंग। इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप के होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। वीक जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं यानी सॉल्यूशन में कम आयोनाइज होते हैं, और स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन में यानी वाटर में जाकर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कंप्लीटली आयोनाइज जैसे पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस एक्वस सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट हो जाते, कंप्लीटली अलग अलग हो जाते, सारे आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। जबकि वीक के केस में जैसे NH4OH है तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव आयंस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयंस एंड OH निगेटिव आयंस। पार्शियली आयोनाइज होने का मतलब है कि जो अमोनियम आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस डिसोसिएट होंगे
वो फिर से कुछ आयंस वापस NH4OH में एसोसिएट भी होने लगते हैं। तो दोनों प्रोसेस यहां चलते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज वाई कह रहे हैं कि ये पार्शियली आयोनाइज्ड हैं। कम आयंस तो चार्ज कैरी प्रॉपर्टी भी कम। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय रो। कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो जो रेजिस्टेंस में होगा यानी जो करंट का अपोज करने वाला फैक्टर है रेजिस्टेंस, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस भी ग्रेटर होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया कम तो रेजिस्टेंस ग्रेटर। ऑन कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स हमें क्या मिल रहा है? आर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A। और प्रोपोर्शनली साइन को रिमूव कर रहे हैं एक कांस्टेंट से जो कि यहां पर रो है एंड सेट टू बी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक स्पेशल किस्म का रेजिस्टेंस। अब स्पेशल किस्म का रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 1 से 1 कैंसिल। तो क्या हुआ? रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ गया? रेजिस्टेंस, यानी स्पेसिफाई कर दिया किससे? 1 सेंटीमीटर लेंथ से और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस। लुक एट यूनिट ऑफ रो कैसे बन के आ रही है। यूनिट ऑफ रो ध्यान से देखिए। यूनिट ऑफ रो के लिए रो इज इक्वल टू आर। आर रेजिस्टेंस के यूनिट ओम इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, एल लेंथ के लिए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में से कैंसिल हुआ, बचा सेंटीमीटर। तो क्या बचा? ओम सेंटीमीटर। दैट इज वाई ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रो, जैसा कि आपने अभी देखा। सीजी सिस्टम ओम सेंटीमीटर और एम के सिस्टम में ओम मीटर अगर आप लेते हैं मीटर एज ए यूनिट ऑफ द लेंथ। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय कापा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी थी उसका उल्टा 1 रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी कापा। लुक केयरफुली, 1 रो यानी रो का उल्टा करना है। अब रो का उल्टा कैसे? आर। आर का उल्टा करेंगे तो 1/R, ये देखिए। और A/L का अपोजिट करेंगे तो L/A यहां पर। तो इस तरह से कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया है। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम सेंटीमीटर। तो चूंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है तो यूनिट भी रेसिप्रोकल होगा। तो ओम का रेसिप्रोकल इनवर्स हो गया है ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर का रेसिप्रोकल हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से यूनिट ऑफ कापा यानी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी भी उसी तरह से रिवर्स हो गया है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो था ओम सेंटीमीटर, और इसका रेसिप्रोकल हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। L/A का रेशियो होता है G स्टार और G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट किसी सेल का होता है जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, तो सेल कांस्टेंट KCl का वही रहेगा चाहे वो कंसंट्रेशन 1m हो या कंसंट्रेशन 3m हो जाए। चूंकि सेल कांस्टेंट तो सेल का है, KCl सेल का, अब उसकी कंसंट्रेशन 1m है या 3m है, नो इफेक्ट। कंसंट्रेशन चेंज होने से सेल कांस्टेंट एज इट इज रहता है। क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होने से तो अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो कंडक्टिविटी भी चेंज होगी। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट तो सेम ही आना है।
जी स्टार की अगर बात करें, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम L अपॉन ए यूज नहीं करते हैं, चूंकि L और A का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, और इसलिए जी स्टार सेल कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन L अपॉन ए से ना करके कापा इंटू आर, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस से करते हैं। अब कापा यानी कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टिविटी 1, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जी कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टेंस का अपोज करता है, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट 1। इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द कंडक्टिविटी, कैसे सिंबल ये कापा है, ये के है जो आप देख रहे हैं के। अब के में क्या किया मैंने, के की एक टांग को पकड़ के खींच दिया है। देखिए देखिए देखिए, ये टांग खींच दी पकड़ के, तो इसीलिए ये कांपने लगा और कह दिया इसको, ये हो गया कापा। इट इज जस्ट माई व्यू, ये साइंटिफिक नहीं है, मेरा अपना व्यू है कि कापा के सिंबल को लर्न करने का तरीका। मोलर कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है और उसके 1 मोल को वाटर में डिसॉल्व करने पर जितने भी कंडक्टेंस हो सकती है, वो जितने भी आयंस वो डेवलप करेगा, उन सभी आयंस के थ्रू जो कंडक्टेंस हो रहा है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। इस बीकर में ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो वाटर में डिसॉल्व किया है, और ये सारे उसके आयंस हैं। जो भी आयंस यहाँ, ये सारे के सारे एक एक करके अपनी कंडक्टेंस शो करेंगे, और दैट कंप्लीट कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस इज मोलर कंडक्टिविटी। फिर से बता दें कि इसमें एक ही मोल, किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक ही मोल के डिसॉल्व करने से इतने आयंस डेवलप हुए हैं, तो उन आयंस के थ्रू जो कंडक्टेंस होगी, जो चार्ज कैरी प्रॉपर्टी आएगी, उसे बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मैथमेटिकली मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, कैपिटल एम मोलरिटी होता है। तो अब यहां पर ईजी न्यूमेरिकल्स के लिए साफ बात दिमाग में रखें कि अगर कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1000, ऊपर आ जाएगा बस, केवल कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन सी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट दैट इज इन केस ऑफ साइमन मीटर इनवर्स। अगर कंडक्टिविटी साइमन मीटर इनवर्स में है, लेंथ मीटर में लिया गया है, तब 1000 नीचे आ जाएगा। तो ये तो सिंपल वे है न्यूमेरिकल्स के लिए लर्न करने का कि भाई अगर आपके पास कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो आप यूज कर लेंगे 1000 ऊपर, और अगर मीटर इनवर्स में तो आप यूज करेंगे नीचे। अब ये साइमन क्या है? साइमन ओम इनवर्स जो होता है, दैट इज सेड टू बी साइमन। ओम इनवर्स को ही बोलते हैं साइमन। दिस ये बताया भी जा सकता है कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में अगर कंडक्टिविटी है तो ये कैसे आ रहा है, देखिए जरा। तो कापा कंडक्टिविटी इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर। अब मोल और पर लीटर को भी ऊपर ले जाएं तो मोल तो हो गया मोल इनवर्स, और लीटर इनवर्स हो गया लीटर। लीटर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर की पावर 3 और सेंटीमीटर इनवर्स की पावर -1, अगर दोनों को मैच करें तो बची से पावर 2, तो यूनिट हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स मैंने बताया क्या होता है, साइमन। इन अनदर केस अगर कंडक्टिविटी साइमन मीटर इनवर्स में है तो क्या हो रहा है, कापा तो ही साइमन मीटर इनवर्स होगा, और सी फिर से वैसे ही क्या मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा मोल इनवर्स लीटर। अब लीटर को यहां मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 लीटर होता है 1/1000 क्यूबिक मीटर। फिर से क्यूबिक मीटर यानी मीटर की पावर 3, यहां मीटर की पावर -1, और 3 - 1 तो पावर 2, तो यूनिट हो गया साइमन मीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यूनिट पर अगर ध्यान देंगे तो आप पता लगा पाएंगे कौन सा न्यूमेरिकल, कौन सा स्टेप किस न्यूमेरिकल के लिए बेनिफिशियल होगा।
वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर्टिकुलरली वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, डिक्रीज विद द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ने से कम हो जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन बिकॉज आयंस मूव मोर फ्रीली नाउ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो हमने यूज किया यहां पर, और उसका ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, दोनों सेम है बिल्कुल एज इट इज। अब ये और इसमें क्या फर्क करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं और इसमें वाटर मिलाकर इसको कर देते हैं डाइल्यूट। नाउ लुक हियर, बात कर रहे हैं पहले सिर्फ कंडक्टिविटी की, कापा की बात कर रहे हैं पहले, केवल कंडक्टिविटी की। तो जब बात कंडक्टिविटी ही की ही कर रहे हैं केवल, तो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम। इसका 1 यूनिट वॉल्यूम लिया और इसका 1 यूनिट वॉल्यूम लिया। आप देख रहे होंगे कि फीका क्यों है, क्योंकि इसमें ये जो सारे आयंस थे इलेक्ट्रोलाइट के, वो इतने से फैल गए जो कि पहले केवल हाफ पोर्शन में थे, और फैल गए हैं तो आयंस दूर दूर हो गए हैं। अब दूर दूर हो गए तो जब हम इतना ही क्वांटिटी यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं तो कुछ इस तरह की नजर आ रही है, मतलब कि इस यूनिट वॉल्यूम में आयंस इस यूनिट वॉल्यूम की कंपेयर में कम है। अब आयंस कम है तो कंडक्टिविटी भी कम हो गई। बात करें मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की, तो लैम्डा एम जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका इस तरह के यूनिट वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है ओवरऑल आयंस से। अब आयंस यहां पर इस पोर्शन में है, कम स्पेस मिल रहा है मोशन के लिए, लेकिन यहाँ ये आयंस इस सारे में फैल गए हैं। अभी तो सारे फैल गए हैं तो आयंस दूर दूर हो गए हैं। आयंस दूर दूर हो गए तो आयंस को मोशन करने में फ्रीडम मिलेगी, आसानी होगी, मोबिलिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है, दिस वन मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन करने से यानी वाटर मिलाने से, कंसंट्रेशन कम करने से इंक्रीज हो जाती है। जबकि अगर बात करें सिर्फ कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी हो जाती है डिक्रीज, चूंकि यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट लिया गया, वाई एक्सिस पर लिया गया है ये मोलर कंडक्टिविटी। यहां देख रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जैसे देखो इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो वापस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब अगर इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो वापस में डाइल्यूशन हो रहा है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट की हो। बात अलग है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम हो रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं हम यूं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो यूं जा रहा है जो एरो से, पर वापस में क्या हो गया है, डाइल्यूशन हो गया है। तो मैंने शो किया कि ये हो रहा है डाइल्यूशन। लुक केयरफुली, इस कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टिविटी ये है जो यहां दिखाई दे रही है, ये इस पॉइंट पर, जबकि इस कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी यहां तक आ गई है, ये यहां पर, और इस कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ये हो गई है। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो और डाइल्यूशन करते हैं यानी कर्व को एक्स्ट्रापोलेटिंग कर देते हैं, और डाइल्यूशन कर रहे हैं, इधर और बढ़े डाइल्यूशन की तरफ तो मोलर कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो गई, और बढ़े तो और इंक्रीज हो गई, और फाइनली डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया, कंसंट्रेशन 0 कर दी। तो ये जो कर्व है ये यहां टच कर रहा है वाई एक्सिस पर, और इस पॉइंट पर तो कंसंट्रेशन 0 है। तो इस पॉइंट पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए मोलर कंडक्टिविटी यहां इसी कंसंट्रेशन पर कम हो गई है वीक के लिए, जो कि स्ट्रॉन्ग के लिए ज़्यादा थी, यहां पर बन रही थी और इसके लिए केवल यहां तक रह गई है। ऐसी आगे देख रहे हैं इंक्रीज तो हो रही है बट उतना नहीं हो रही जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंक्रीज हो रही थी, कुछ कम रह गई है।
अब यहां भी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग किया, डाइल्यूशन और ज्यादा किया, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई और इंक्रीज हुई और इंक्रीज हुई, लेकिन इससे पहले कि जीरो कंसंट्रेशन करते, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते, ये तो कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब कि वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। जब वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस ग्राफ के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते, जो कि फाइंड की जा सकती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वहां पर कर्व वाई एक्सिस को टच कर जाता है। कैसे चेक करते हैं? देखिए, इस पॉइंट पर हमने कर्व को टच किया स्ट्रॉन्ग को, तो ये इससे परपेंडिकुलर डाला, और इससे फिर इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल डाल दिया या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डाला, तो यहां ये दिख रही है मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे अगर वीक की देखें तो वीक की इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ इतनी है यहां पर, तो क्लियर हो गया है कि मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज दोनों की हो रही है, स्ट्रॉन्ग की भी और वीक की भी, लेकिन वीक की कम हो पाती है। It is clear from our graph that molar conductivity of strong electrolyte increase with dilution। दिखाई दिया ऊपर ग्राफ में कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं यानी कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो वीक जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ऑन एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ, अब जब इंक्रीज हो रही तो ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया जीरो कंसंट्रेशन तक। अब जीरो कंसंट्रेशन तक जब उसको ग्राफ को प्लॉट किया तो जो कर्व है वाई एक्सिस पर टच कर गया, जिसको बोल रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस वन लैम्डा नॉट एम, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह दें या फिर जीरो कंसंट्रेशन कह दें। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन। तो यहां पर भी हमने सोचा कि एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करें। ऑन एक्स्ट्रा प्लॉटिंग, तो एक्स्ट्रा प्लॉटिंग पर जीरो कंसंट्रेशन की कोशिश करें तो जीरो कंसंट्रेशन जाने से पहले ही वो ग्राफ कर्व जो है पैरेलल हो जाता है, यानी टच नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी फाइंड थ्रू ग्राफ, ग्राफ के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग तरीका लेंगे और उसके लिए ही कोहलराश लॉ की जरूरत पड़ती है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कोहलराश लॉ, lambda naught m limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of each ions। चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो, कोहलराश के अकॉर्डिंग वो क्या है कि जितने भी उसमें आयंस डेवलप हो रहे हैं सबका अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल अकेले अकेले कंट्रीब्यूशन होगा, और उस कंट्रीब्यूशन को टोटल कर दें तो हमारे पास उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, चाहे वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर। यहाँ हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो NaCl की बात करें तो NaCl में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस की मोलर कंडक्टिविटी एंड क्लोराइड आयंस की मोलर कंडक्टिविटी सम, तो सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा चाहे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हो। इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम आयंस होते हैं और डबल ऑफ द क्लोराइड आयन होते हैं, तो उन सभी आयंस की जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, उन सभी का सम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। Similarly, others can be. Application of Kohlraasch law. The first application for the calculation of limiting molar conductivity of weak electrolyte which cannot be measured by the graph, के थ्रू मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि बताया कि वो तो पैरेलल हो जाती है। फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसकी बात न्यूमेरिकल्स में करेंगे। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, molar conductivity at any concentration upon molar conductivity at zero concentration. For the calculation of the dissociation constant, C alpha square upon 1 minus alpha as previous. For the calculation of the solubility of the sparingly, जो कम घुलते हैं like barium sulfate की concentration find भी कर सकते हैं by conductivity and molar conductivity. नेक्स्ट लेक्चर में कोहलराश लॉ के एप्लीकेशन, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को लेंगे। थैंक्स।